हफ्ता गुजरा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर या पाकिस्तान के सियासी जो माहौल कह लें वो उसके अंदर इतनी को गर्मा गर्मी तो नहीं रही, लेकिन दो चार चीजें ऐसी थीं जिनकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इस जो एक तालाब था या एक जो झील है सियासत की, उसके अंदर शायद थोड़े बहुत लहरें जो हैं वो पैदा हुई हैं। और बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि हमेशा जो है हमें बड़ी बड़ी चीज़ों को ही लेके चलना चाहिए, लेकिन हम बहुत सारे उस बड़े बड़े इश्यूज़ को, हार्डकोर जो टॉपिक्स होते हैं उनके चक्करों में बहुत सारी माइनर सी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो वो माइनर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही होती हैं पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी। तो इसी मौजू पे अगर हम बात करते हैं तो दो दिन जो गुजरे 2 दिन पहले जो था वो मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली में एक तकरीर की। अगरचे के मौलाना साहब जो हैं वो काफ़ी बबांगे दोहल जो है वो बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन कुछ उनकी बातें ऐसी हैं या हो जाती हैं, ना सिर्फ उनकी बल्कि हमारे बहुत सारे और भी हमारा जो पॉलिटिकल जो पर्सनल्स हैं जो कि इस तरह की बातें होती हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर देती हैं। अगरचे के जो कहते हमें तो ये कहा जाता है कि जनाब क्योंकि हमें तो बोलने की आज़ादी है, हमें हमारे ऊपर किसी किस्म का कदगन नहीं लगाना चाहिए, और अगर कौन होता है हम पे कदगन लगाने वाला, तो लेकिन जो हमारी असम्बली के अंदर जो तकरीर होती है वो बहुत ज़्यादा मानी रखती है, उसका रिकॉर्ड होता है। और अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो मौलाना की जो हालिया तकरीर है उसमें वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि कत्तर का वाकया दोबारा पेश आ सकता है, और जिसको बेस बनाकर हमारा जो हमसाया मुल्क है वहां पे उनके मीडिया पे एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। और उन्होंने बाकायदा तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब की तकारीर के ऊपर या उस तकरीर के ऊपर जो था कई कई घंटे उन्होंने प्रोग्राम्स किए, उन्होंने अपनी ट्रांसमिशंस की। वो क्या था उस इशू पे हम बाद में बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। उसके अलावा जो दूसरा इशू जो था वो है तहरीक इंसाफ की जानब से मुसलसल एक ही बात की गर्दान करना या एक ही बात पे एम्फसाइज करना कि हुकूमत जो है फॉर्म 47 की बनाई गई है, ये कोई लीगल हुकूमत नहीं है। इस पे भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा अगर हम तीसरी बात करते हैं जो कि एक कहने को तो बड़ा छोटा सा इशू है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पाकिस्तान के लिए क्या सफारतकारी कर रहे हैं, एक, और दूसरा पंजाब जो गवर्नमेंट है या सीएम पंजाब जो हैं वो अगर हम देखते हैं तो बाकी जितने भी सूबे हैं उनके जो भी सीएम्स हैं उनके मुकाबले में थोड़ी सी स्टैंड आउट होके एक साइड पे निकल के बाहर हमें नजर आ रही है। क्यों है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मीडिया मैनेजमेंट है या वाकई कोई काम हो रहा है? इनकी चीज़ों पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आपसे मैं तारुफ करवा दूं। हमें वीडियो लाइन पे हमें ज्वाइन किया है अंबर नवाज साहबा ने, ये रहनमा है JUI फे की। अस्सलाम वालेकुम मैडम। उसके अलावा हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है आरफ अब्बासी साहब ने। आरफ अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ के जो है रहनमा है। और उसके अलावा स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है राव खालिद अहमद साहब ने, जो कि तहरीक इंसाफ को जो है सॉरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके साथ इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए या उसके ऊपर जो तज्जिया अगर हम पेश करेंगे तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद है राना अली जुहैब साहब। सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर इनकी काफ़ी गहरी निगाह है। और ना सिर्फ निगाह है बल्कि ये गाहे गाहे जो है वो बैरून मुल्क के जो मीडिया है, मीडिया हाउसेस हैं, उनके साथ कांटेक्ट में भी रहते हैं और उनके प्रोग्राम में भी डिस्कस जो है वो शामिल होते रहते हैं। तो सबसे पहले मैडम अंबर अभी जो बात हुई है, जैसे मैंने आपको कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो तकरीर थी उसमें वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि जी बलोचिस्तान के जो 5 अजला हैं वो अगर आज अलहदगी का ऐलान करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को अगर वो दरख्वास्त देते हैं तो सबसे पहले उनकी दरख्वास्त जो है कबूल हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जनाब 1971 का वाक़या दोबारा पेश आ सकता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो 2018 का इलेक्शन जो था वो मैंने नहीं माना, लेकिन मैं 2024 का इलेक्शन भी नहीं मान रहा। लेकिन उसके बावजूद वो असम्बली के अंदर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं और असम्बली के अंदर रहते हुए वो तमाम के तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं जो कि कोई भी एक पार्लियामेंटेरियन को मिल रहे हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? एक तरफ वो पाकिस्तान के दुश्मनों को जो है वो उनको पॉइंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, दूसरी साइड पे वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं तो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा
जो है वो जिम्मेदार शहरी हूँ और मैं जो हूँ बहुत अच्छा सियासतदान हूँ। जी मैडम अंबर। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की गुज़श्ता रोज़ जो असम्बली में जो तकरीर हुई, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत सी आवाज़ें गर्दिश कर रही हैं। तो आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो सियासत के शहंशाह हैं, बादशाह हैं। कभी भी उन्होंने जो है ना वो बात इतने बड़े जो प्लेटफ़ॉर्म है उस पे इस तरह नहीं कही। आप देख लें कि बलूचिस्तान में जो आप देख लें कि बहुत पहले ही कितने ज्यादा जो संगीन हालात पैदा हो रहे हैं या हो चुके हैं या कितने जो बलोचों के साथ जुल्म हो चुके हैं, क्या हम नहीं जानते? क्या पूरी दुनिया नहीं जानती? और दूसरी बात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो अमन जिरगे करते चले आ रहे हैं उन पख्तूनों के साथ, और अब वो जो है ना देखिए ये चाह रहे हैं कि पख्तूनों आप की लोग जो बात है नहीं ना हो रही। खबरदार हो देखिए जाएं, मैडम क्योंकि मैडम उनको अभी पता। अभी मैडम देखिए अभी पख्तूनों की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ बलूचिस्तान की बात हो रही है। अभी हम अगर बलूचिस्तान का टॉपिक ही रखें तो वो ज्यादा बेहतर है। आपने कहा कि जी बलोचियों पे जुल्म हो रहा है। मौलाना ने 2 दिन पहले तकरीर की असेंबली के अंदर खड़े होके, और उसे उसी दिन जो था वो 11 लोगों को बस से उतार कर उनका शनाख्ती कार्ड देके उनको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। तो आप कैसे कह सकती हैं कि बलोचियों के ऊपर इंतहा से ज्यादा जुल्म हो रहा है और जो बाकी अवाम है उस पाकिस्तान की उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा? मौलाना वहां पे खड़े होकर तो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जो है उसके फौरन बाद जो है अगर 11 बंदे जो है उनको शनाख्त करके कत्ल कर दिया जाता है तो उसके ऊपर मौलाना क्या क्या, क्या कह रहे हैं? उनका उस पे ऊपर उनका क्या पॉइंट है? क्या उनकी क्या दोबारा उन्होंने देखिए तकरीर की है मौलाना उसके ऊपर? साहब जी, देखिए मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है। मौलाना साहब जो के होते हुए कभी भी जो है ना मुल्क को वो टूटने नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो जी ये है, टूटने नहीं देंगे, लेकिन वो ये कह जो रहे हैं लोग कि उनके मुल्क टूट जाएगा। बयान को जो है ना, देखिए वो एक किरदार अदा कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना ठीक हो जाएं। देखिए घर का जब सरबराह होता है ना तो उसका हक होता है, ये जो हुकूमत है उसका हक है कि हर जो है ना मुल्क और कौम के शहरी का ख्याल रखे, उनको जान और माल की हिफाजत करे, उनकी जो है ना उनको हर तरह की फैसिलिटी दे। लेकिन जब उनके हकूक को जो है उनकी पासदारी नहीं की जाती, उनके हकूक से उनको जो है ना महरूम रखा जाता है, हाँ तो फिर इस तरह के जो हालात होते हैं वो पैदा होते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब इस तरह का कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क टूटे और दुश्मन अनासर जो है ना, जो दूसरी दुश्मन है, जो बैरूनी मुल्क हैं, वो लोग जो हम पर हंसे या हमारे ऊपर जो है ना बातें करें कि जी इनके बिल्कुल। मुल्क में। हाँ, आप देख लें कि अगर ये सरबराह मुल्क का सरबराह सही हो जाए ना तो ये मुल्क में दरारें पैदा नहीं होंगी। ये मुल्क में दरारें पैदा करने वाले यही लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हैं और बातें करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कभी भी नहीं चाहा कि मुल्क टूटे। वो तो हमेशा हर मकाम पर, हर प्लेटफॉर्म पर जो है ना मुल्क के खैरख्वाह रहे हैं और मुल्क की पासदारी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे और करते चले आ रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब की वो सिर्फ उन्होंने आगाह किया है मुल्क और कौम को, ठीक है। उन्होंने आगाह करने के लिए वो सारी बातें कही हैं कि आप लोगों को पता हो, लेकिन सबको पता है इस चीज का, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आरिफ अब्बासी साहब आपने भी लाजमी तौर पे उनकी वो तकरीर सुनी होगी, और जो बातें जो है बानी तहरीके जो है तहरीक इंसाफ वो कर रहे हैं, या तहरीक इंसाफ की जो प्राइम लीडरशिप है वो भी यही बातें कर रही है। बल्कि 1971 का वाकया, शेख मुजीबुर रहमान, याहिया के बारे में जो जो चीज़ें हुई हैं, और ख़ासतौर पे बानी तहरीक की जानब से और उनके जो ऑफिशियल जो उनका ट्विटर जो था अकाउंट था वहां से जो एक वीडियो बाकायदा तौर पे नशर हुई थी, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू की है वो बिल्कुल आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से मुताबिक उससे बिल्कुल 100% मैच कर रही है, या आप इसे डिफर करते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासी बसीरत, उनकी सूझबूझ और तजर्बे से तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है। अगर उन्होंने इस किस्म की बातें की है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, उनके सामने कोई ना कोई चीजें होंगी जो कि उन्होंने कौमी असम्बली जैसे फोरम पे खड़े होके इस तरह की बातें की है। जहां तक ताल्लुक है खतरात का, खतरात तो हैं। खतरात को अब मसला ये है कि इन खतरात से निपटने के लिए, इन खतरात को कम करने के लिए या इन खतरात का मुकाबला करने के लिए हर पाकिस्तानी को, चाहे वो सियासी लीडर है, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, अपना अपना किरदार अदा करना होगा। हमें सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करके खतरात से आगाह करके इन खतरात का मुकाबला नहीं हो सकता।
इस वक्त अगर पाकिस्तान को बचाने की बात करें तो साथ साथ अपना रोल हर शख्स को, चाहे वो किसी भी हैसियत में किसी भी पोजीशन में है, पूरी ताकत से अपना हिस्सा डालना होगा और अपना रोल अदा करना होगा कि इन खतरात का मुकाबला करें। और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की दुश्मन है, पाकिस्तान के अवाम की दुश्मन है, पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर करना चाहती है या पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करना चाहती है, उन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए कम से कम एक ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमातें और सरकारी मशीनरी एक पेज पे हो। बाकी सियासत अपनी जगह, बाकी लड़ाइयां अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पे या पाकिस्तान को दरपेश खतरात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई सियासत नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान में एक जगह होना जी जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। इसका मतलब यह है कि बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप जो मौलाना फजल रहमान की तकरीर है उससे मुत्तफिक तो है, लेकिन जो खतरात हैं उनको दूर करने के लिए भी आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ काम होने चाहिए। जी राव खालिद अहमद साहब, सर आप क्या कहते हैं इस स्पेसिफिक इशू के ऊपर? सर आपकी पार्टी का या क्या क्या वर्जन क्या है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं अभी जैसे बासित साहब ने कहा कि फजल रहमान साहब की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर तो कोई बंदा सवाल उठा नहीं सकता। बड़े सीजन पॉलिटिशियन है और उनके सीजन पॉलिटिशियन होने की एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वो जब भी बात करते हैं ना, उस बात के दो मतलब होते हैं। जो एक जो सामने नजर आ रहा होता है, एक बैक एंड पे होती है, और वो हमेशा एक निकलने का रास्ता अपने पास जरूर रखते हैं। सेम मैसेज उनके पास होता है। जी बिल्कुल उनके पास होता है। और इसमें इस तरह के बयानात जो असेंबली के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने दिए हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस, एक चीज़ आपके जहन में भी होगी और आपको पता भी होगा कि वहाँ पे हर किस्म की बात करने की आज़ादी होती है। जो भी आप कहना चाहे मुल्क के खिलाफ हो, मुल्क के हक में हो, कुछ भी हो, वहाँ पे बात आप आज़ादी से कर सकते हैं। लेकिन सर रिकॉर्ड का हिस्सा भी तो है ना? रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, उसको रिकॉर्ड में रख लिया जाता है बाकायदा, और उस रिकॉर्ड में बाकायदा बाद में जब मर्जी उसको आप लेके उनके क्लिप्स को निकाल सकते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर बात जो है वो की जा सकती है। अब लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है कि किसी भी पॉलिटिशियन को, कोई भी हो, मैं मौलाना साहब की बात नहीं कर रहा, हमें बयान देते हुए इतना मोहतात ज़रूर होना चाहिए कि हम अपने मुल्क के जो दुश्मन अनासर हैं या हमारे जो इर्द गिर्द ऐसे दोस्त बैठे हुए हैं जो कि शक्लें तो उनकी दोस्तों की हैं लेकिन वो एक्चुअली जैसे इंडिया है वो हमारे दुश्मन दोस्त हैं, इन जैसे लोगों को हमें मौका फराहम नहीं करना चाहिए। हमें इन लोगों को बगले बजाने की और खुशियाँ मनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसलिए हमें ज़रा मोहतात बयान देना चाहिए था। मौलाना साहब ने बयान दिया है, तो इसकी जो अभी मेरी बहन जो फरमा रही थी, तो उस पर तो मैं यही कहूँगा कि मौलाना साहब को इस पर मोहतात बयान देना चाहिए था। सही, ठीक हो गया। अली ज़ोहैर साहब, राणा साहब आप भी जो है, आप और मैं, हम दोनों जो है वो इंडियन चैनल्स के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं और ख़ासतौर पे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप है उसके ऊपर आप भी एक अथॉरिटी रखते हैं। आपको भी अंदाज़ा है कि जब ये इशू हुआ और उसके बाद जो प्रोग्राम्स वहाँ पे हुए और उसके बाद जो इश्यूज़ वहाँ पे क्रिएट हुए, किस तरह हम लोगों को डिफेंड करना पड़ा ये बताने के लिए उनको कि नहीं भाई पाकिस्तान में इस किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम मौलाना फजल रहमान की तकरीर और स्पेसिफिक वो पॉइंट्स जब हम सुनते, उन्होंने हमें बाकायदा सुनवाए, हालांकि हमने सुने हैं, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हमें सुनवाए, तो क्या सर आपके पास कोई जवाब था उनको देने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए? दुरानी साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए, और ख़ास तौर पे ये एक बड़ा हसास मौजू है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं। देखें, जैसे अभी मैंने तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है। मसला भला क्या है, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर आपको बात करने की आज़ादी है, इसमें कोई शक नहीं है। या किसी की सियासी बसीरत को हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे कि वो कितना अहल है कितना नाअहल है। हमें ये देखना है कि आपके एक्ट से नेशनल इंटरेस्ट को कितना नुकसान पहुंचा है। असल बात तो ये है, देखिए ये वही पाकिस्तान है जहां पे रह के सियासत करते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसमें सियासत और पैसा इकट्ठा करने के बाद जब आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती है, बड़ी माजरत के साथ जो शख्स अपोजिशन में होता है वो धमकी ही एक ही लगाता है कि 1971 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। बात ये है 71 की तारीख तो पढ़ लें पहले। आज बांग्लादेश की वो जिन लोगों ने 71 के सारे सपोर्ट किया, मुजीबुर रहमान जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो कहां पे हैं? उनकी पार्टी किधर है? शेख हसीना किधर है?
वो वहां पे बांग्लादेश अब वो जाग चुका है, वो उनको पता है कि हमसे जो हुआ था गलत हुआ था, और उस वक्त वो किन के कहने पे हुआ था और कौन उनको सपोर्ट कर रहा था, वो तो उनको आंख मिलाने के काबिल नहीं रहे हैं। उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, मेरी मुराद आपके भारत के साथ है, ठीक है, तो ये चीज कतन नहीं होनी चाहिए थी। इसका बैकलैश जितना आया है वो हम जानते हैं। देखिए, एक सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी मीडिया टॉक में बैठ के तो हवाई बातें करके निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये वो वक्त नहीं है कि जब अखबार 24 घंटों के बाद आएगा। ये फिफ्थ जनरेशन वार है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अगले चंद सेकंड में आपकी स्टेटमेंट, आपका दिया हुआ बयान कहां पहुंच जाता है आपको अंदाजा भी नहीं होता। देखिए, मौलाना साहब ने असेंबली में खड़े होकर अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने कहा जी मेरे पास इख्तियार है, मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल, लेकिन शायद उनको जो उनकी मीडिया मैनेजमेंट की टीम है या जो उनको इस तरह के वो देते हैं, मशवरे देते हैं, उनको ये सोचना चाहिए, उनको ब्रीफ करना चाहिए कि सर अब वो ये लाइव आपकी जा रही होती है, जितनी भी आपकी टॉक है, ये इस वक्त हमारा जो दुश्मन मुल्क है, देखें उनकी इन्वेस्टमेंट है बलोचिस्तान में, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, क्यों वो बीएलए को कौन सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है, वो रॉ कर रही है, भारत कर रहे हैं, सारे सीख के लोग कर रहे हैं। सॉरी गुस्ताखी, तो वो लोग माफ, अभी जो लास्ट प्रोग्राम था वो आपने भी मेरा देखा, जिसपे मैंने उनको ये कहा था कि अगर बांग्लादेश के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान एरियल स्ट्राइक कर रहा है, तो अगर अफगानिस्तान के अंदर एरियल स्ट्राइक कर रहा है और बांग्लादेश में बीएलए के ऊपर अटैक कर रहा है, तो आपका इंटरेस्ट हिट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। और बार बार जो इसी बात पे जो है ना आप एक वावेला मचा रहे हैं कि आप अफगानिस्तान के अंदर एरियल स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। देखिए, उनकी जो भारत इस टाइम पे अफगानिस्तान में जो भारत के कॉन्सुलेट्स हैं जी, वो बाकायदा तौर पर अफगान हुकूमत को, और जो टीटीपी है, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ये जो वाकयात आपके हो रहे हैं, उनको बाकायदा तौर पे वहां पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको फंडिंग दी जा रही है, उनको जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए वो उनको दी जा रही है। ये दौर दुरानी साहब इंफॉर्मेशन वार का दौर है। इस टाइम पे जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो उतना कैपेबल है, उतना माहिर है, उतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये चीजें जो है ना, ये बयानात खास तौर पे देखे, मुल्क सबसे पहले है सियासत, पार्टी, शख्सियत, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे जाके आती है। ठीक हो गया। अब्बासी साहब, अभी जिस राणा साहब ने बात की है कि जो हमारे सियासतदान हैं, नो डाउट उनको बात करने का पूरा हक है और हर फोरम के ऊपर वो अपनी बात कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं लेके चलता हूं तो सर, जो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान और बाशमूल आपके जो जेल मकानी जो आपके चेयरमैन हैं, उनकी जानब से भी जो बयानात आते हैं सर, वो भी तो बगैर सोचे समझे होते हैं कि या वो जानबूझ के उस नाजुक रग के ऊपर हिट करने के लिए बयानात आते हैं जो कि पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। देखो, स्टेट के खिलाफ तो बयान देता है वो ना पाकिस्तानी है और ना उसको ये हक पहुंचता है कि वो अपने आप को पाकिस्तानी समझे। हाँ, हुकूमती पॉलिसी, सर ये आपका पॉइंट है ना सर कोई नहीं, कता कलामी माफ सर, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आपने ये बात की, बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत पसंद आई आपकी बात, लेकिन सर बानी की जानब से और दीगर लीडरान की जानब से मुसलसल जो बयानबाजी होती है, मैं उस पर बात कर रहा हूं सर। मैं यही बात कर रहा हूं कि रियासत के खिलाफ बात करना और हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ बात करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको मुख्तलिफ पैराए में देखना चाहिए। हुकूमत की वो पॉलिसी, हुकूमत के वो अमल जिनसे रियासत को, रियासत की पॉलिसीज को, रियासत के तखस्सुस को, रियासत की सालमियत को हम समझते हैं कि नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो उस पर हम तनकीद करते हैं, उसमें हम इस्लाह करने के लिए अपने मशवरे भी देते हैं। हमारे पीटीआई की किसी शख्स ने कभी भी रियासत की सालमियत के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे रियासत में अदम इस्तेकाम पैदा हो, रियासत की सालमियत को नुकसान हो या रियासत दुश्मन कुव्वतों को फायदा हो। हम तनकीद करते हैं हुकूमत की पॉलिसीज पर, और आप देख लें पिछले 2.5 साल से हुकूमत की पॉलिसीज ने इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ। ये हमारा हक है हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद करना, ये हम फ्लोर ऑफ द हाउस भी करेंगे, ये हम पब्लिकली भी करेंगे, ये हम मीडिया पे भी करेंगे। हुकूमत की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना दिएगा अपोजिशन पर्सन, हमारा हक भी है और हमारा फर्ज भी है कि उन गलतियों की निशानदेही करें। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मैडम अंबर, अभी अगर मैं उसी तकरीर के हवाले की बात करता हूं तो उन्होंने ये कहा गया था कि मैं 2018 की असेंबली को भी मैंने नहीं माना और मैं 2024 की असेंबली को भी नहीं मानता। ये जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की पैदावार है, लेकिन उसी से अगर चंद दिन पहले की अगर मैं बात करता हूं तो मौलाना फजलुर रहमान ने उसी फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि चाहे 45 की है चाहे 47 की, असेंबली यही है। ठीक हो गया, और हमें इसी को लेकर चलना पड़ेगा। अब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं
तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हुई है, क्रिएट हुई है, सबसे ज्यादा हिट आप लोग अगर हुए हैं तो मौलाना फजल रहमान की आपकी JUIF जो है वो KPK के अंदर हुई है। आप KPK के अंदर क्या आपने कोई कमीशन बनाने की अभी तक कोई कार्रवाई शुरू की है? क्योंकि शुनीद था, कहा यह जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो PTI को यह कह रहे हैं कि आप KPK के अंदर एक इलेक्शन के ऊपर जो बेज़ाब्तियां हुई हैं उसके ऊपर एक कमीशन बना लें और उसके बाद उसी कमीशन की बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाएगा ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की जो इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए वहां पे चीजें बनाए। क्या वो जो है कमीशन फॉर्म हो गया या वो एक सियासी बयान था? पहली बात। दूसरी बात, आपके पास कितने सबूत हैं जो आपने अभी तक अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं कि आप JUI को फॉर्म 47 के तहत हरा दिया गया है? जी अंबर जी, धांधली तो हुई, ये तो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान कहता है 1947 से लेके 2024 तक के जितने इलेक्शन हुए सब में धांधली हुई है, सारे यही कहते हैं। मैं सबूत की बात कर रहा हूं। मैं भी आगे यही बात करने जा रही हूँ कि धांधली हुई है। तमाम जमातें इस चीज को जो है ना मानती है कि धांधली हुई है। धांधली तो वो लोग भी कहते हुए जो फॉर्म 47 वाले हैं, जो हुकूमत बनी हुई है वो फॉर्म 47 वाली है, चाहे वो हक में बैठी है, पार्लियामेंट में बैठी है, या फिर आप देख लीजिए हमारी KPK की हुकूमत सारी की सारी जो है ना फॉर्म 47 वाले हैं। अगर ये तस्लीम नहीं करते, लेकिन लोग तो इस बात से आगाह है, तमाम लोग जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अब बच्चा सोशल मीडिया को जानता है, हर बंदे को पता है कि सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो हर बंदे को पता है कि फॉर्म 47 क्या है। और ये जो बात करते हैं फॉर्म 47 वाले, तो इनको खुद को अपने गर्भानों में जानकर देखना चाहिए कि ये कहते हैं कि धांधली हुई है। धांधली तो हम कहें ना कि धांधली हुई है, ये क्यों कहते हैं कि धांधली हुई है? इन्होंने तो कहा ही नहीं है। मैडम अंबर देखें, आप दो चीजों को मिक्स कर गए। हुकूमत ने तो कहा नहीं धांधली हुई है। मैंने तो मौलाना की, देखिए मैं मौलाना की तकरीर की बात कर रहा हूं, मैं शहबाज शरीफ की तकरीर की बात नहीं कर रहा, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर की बात नहीं कर रहा, मैं अपना अली अमीन गंडापुर की तकरीर की बात नहीं कर रहा, मैं असद कैसर की तकरीर की बात नहीं कर रहा, मैं बैरिस्टर सैफ की तकरीर की बात नहीं कर रहा, मैं मौलाना फजल रहमान की तकरीर की बात कर रहा हूं जो कह रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मौलाना के पास सबूत है इस बात के? जैसे सबूत है, हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है बलूचिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में हमने केसेस जीते हुए हैं, फिर उसके बाद भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सिंध में हम आप देख लें कि हमने 8 सीटें जो थी सूबाई और 2 जो थी असेंबली की जीती हुई थी। फिर रात 12 बजे तक जो रिजल्ट था उस हद तक भी हमने जीती हुई थी, लेकिन उसके बाद जो इदारों के कारनामे हैं वो किसी तौर भी जो है ना छुपे हुए नहीं है कि क्या हुआ, किस तरह से तब्दील हुए। केसेस भी चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और उसके बाद स्टे हो जाता है। आप इसमें मैडम ठीक हो गया। आप जो कह रही हैं, आप जो कह रहे हैं केसेस चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इसके ऊपर हम ब्रेक पे मुझे कहा जा रहा है ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं यहीं से जो है वो बात शुरू करूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 के जो इश्यूज है उस पर जो है वो हो रहा है, उस पर केसेस चल रहे हैं। तो मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पे बात हो रही थी और जो था वो फॉर्म 47 की बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैडम अंबर ने जैसे कहा कि जी हमेशा धांधली होती है, तो मैंने से ये पूछा था कि कहीं पे आपने कोई चीज़ जमा करवाई है, कोई सबूत दिया है? तो ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अदालतों में जो है ना वो केसेस चल रहे हैं। तो हमारे साथ इत्तफाकन जो है राव खालिद अहमद साहब बैठे हैं जो कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि एक वर्किंग लायर भी है। तो मैं इनसे पूछूंगा, जी खालिद साहब मुझे सर काइंडली जरा बताइए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सर कितने केसेस ऐसे हैं? जैसे अगर मैं देखता हूं तो तहरीक इंसाफ की जानब से तो वो कहा जाता है कि जी 180 से ज्यादा सीटें जो थी वो हमसे छीन ली गई हैं और मुख्तलिफ पार्टीज को वो डिवाइड कर दी गई हैं। वो नून लीग भी है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी है, उसमें बाकी जमातें भी हैं। तो सर काइंडली जरा मुझे थोड़ा ये बता दीजिएगा कि आपकी जमात को सर कितनी जो 180 में से कितनी सीटें दी गई, पहली बात। दूसरी बात कि कितनी ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर जो है वो केसेस जो है वो अदालत में अंदर इस वक्त चल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारी बहन अंबर नवाज साहिबा ने फरमाया कि वो धांधली हुई है। हाँ जी। और आपने भी जैसे कहा कि 1947 से लेके आज तक जितने भी इलेक्शन हुए
हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं पे हर पे इल्जाम लगता रहा है कि ये धांधली होती सर अगर सिर्फ एक बजे कतकलामी माफ सर ड्यूरिंग अ ब्रेक हमें जो है मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव जुबैर अंसारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो के अंदर। जुबैर साहब वेलकम टू द शो। जी सर, काइंडली सर कंटिन्यू। तो जैसे आपने भी इरशाद फरमाया अभी कि 1947 से लेके 2024 तक जितने भी इलेक्शन हुए उन सब में धांधली होती रही है। ये कहीं ना कहीं इल्जाम लगता रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हारता है वो इल्जाम लगाता है। एक इलेक्शन ऐसा है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब या जमीयत उलमा इस्लाम ने बिल्कुल धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। वो थे 2002 के इलेक्शन। जी जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो उस वक्त उनकी हुकूमत में, यानी चाहे वो नेशनल असम्बली हो और चाहे वो केपीके की हुकूमत हो, उनकी वहाँ पे हुकूमत थी। उसके बाद नेशनल असम्बली में भी उनको एक मुनासिब अभी वो सारी एमएमए को इकट्ठा करके 64 के करीब उनको जो है सीटें दी गई थी और उसके बाद वैसे एक्चुअल देखा जाए तो 24 या 25 उनकी अपनी जाती सीटें थी और वो मुशर्रफ का दौर था सर। उस वक्त इल्जाम नहीं लगा, नहीं उस वक्त नहीं लगा था, ठीक हो गया, क्योंकि वो वहाँ पे वो मौलाना की तरफ से नहीं लगा था, बाकी जमातों की तरफ से तो लगा था ना। नहीं, वहाँ पे काफिले की तरफ से भी नहीं लगा था, वो जो ठीक पावर थी ना। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि मौलाना साहब की बात हो रही थी ना इस वक्त, अभी आपने सिर्फ बात कर रहे हैं मौलाना साहब। जी जी बिल्कुल। फॉर्म 47 और 45 की आपने जैसे बात की, तो उन्होंने जैसे अभी कहा कि आपने भी कहा कि मौलाना साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जनाब चाहे 45 की हुकूमत है चाहे ये 47 की हो, ये दोनों हुकूमतें हैं तो यही, और इसी पे बात होगी, इन्हीं से बात करनी पड़ेगी, इन्हीं के साथ हमें बैठना पड़ेगा। जब हमने ये बात कह दी तो इसका मतलब है कि हमने इस हुकूमत को मान लिया, हमने इनकी क्रेडिबिलिटी को मान लिया, इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को। तो इसलिए उसके बाद में जो है वो अपनी उम्मीदें पूरी ना होने की बिना पे दोबारा ये स्टांस लेना, ये मुझे तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं लगी। देखिए, जब 26वीं आइनवी तरीन जो है वो पास होने का मामला था, उस वक्त मौलाना साहब कितने एक्टिव थे। यही असेंबली थी ना, इसी असेंबली के लिए उन्होंने सारी कोशिश की ना। और वो जो है 47 की और जो जिनकी बात कर रहे हैं वो कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, उसको उन्होंने ये 26 जो आईनी तरमीम है ये पास करवा के दी। और उसमें जो है फिर उस वक्त क्यों नहीं इसको कहा कि ये गलत हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसलिए ये चीजें जो है ना, लेकिन सर अपना खालिद साहब सॉरी कतकलामी मैं बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन ये था कि बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लॉयर आप भी सर अदालतों में शामिल होते रहते हैं, आप अपना वहां पे जाते हैं देखते हैं सर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि अब तक पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, उसके अलावा जो है कश्मीर के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से अब तक कितनी सीटें हैं जिनके खिलाफ रिट पिटीशन दायर की गई है? मैं आपको बड़ी यानी कि हैरत की बात होगी आपके लिए कि इस वक्त अदालतों में इन्होंने फॉर्म 47 की, यानी कि जो जिसके ऊपर ये कहते हैं कि धांधली हुई है जी जी। और फॉर्म 47 के जरिए हमें हराया गया है, उसके खिलाफ अभी तक कोई पिटीशन नहीं है इनकी। सर आपका ठीक हो गया, सर आपका पॉइंट आ गया। आरिफ अब्बासी साहब, सर मुझे सर काइंडली खालिद साहब ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी एक सिंगल केस जो है अदालतों में आपके जानिब से नहीं गया, तो सर क्या अगर ये गलत कह रहे हैं तो सर काइंडली जरा इनको करेक्ट कीजिएगा सर। सर एक बात है, अगर सूरज निकला हुआ और मेरे को धूप दे रहा है तो फिर मेरी बात पे कौन करेगा। 146 हमारे 146 प्रोविंशियल असेंबली इंक्लूडिंग सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और हमारी जो कौमी असेंबली के 86 पिटीशन। 86 है कि 180 है सर, मुझे बताइएगा। नहीं, 86 कौमी असेंबली की है और 141 जो है सूबाई असेंबली की पिटीशन। मेरा भाई जो भी ये बैठे हैं अभी या गूगल करें या इलेक्शन कमीशन से पता करें, ये हमारी वो पिटीशन है जो विद इन द टाइम ड्यू कोर्स जमा हो चुकी हैं और जिन पे प्रोसीडिंग हो रही है। तो अब मैं इसको क्या कहूँ कि आपकी पिटीशन नहीं हुई। मैं आपको अगर रावलपिंडी की बात करूं, रावलपिंडी की सारी सीटों पे कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की हमने पिटीशन की है। जेएलएम की हमने सारी सीटों पे की हुई है, एक्ट की हमने सारी सीटों पे की हुई है, चकवाल की हमने सारी सीटों पे की हुई है। और इस पे तो इस डिवीजन के तो कमिश्नर ने कहा है कि 100% सीटें कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हजारों वोटों की लीड से जीत चुकी थी और बाद में एक हफ्ता लगा के फिर उसका रिजल्ट चेंज किए गए। जब एक बंदा जो है दोपहर खड़े गए थी रात है तो हम किस तरह कह सकते हैं। ये तो आंखों देखा हाल है, इसमें तो किसी को किसी किस्म की कोई डाउट या दो राय है नहीं। चल सर जी 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 देखिए, मैंने जो बात की वो पिटीशन की बात की, शिकायत दर्ज करना और उसके बाद पिटीशन दायर करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं,
ठीक हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे शिकायत इन्होंने दर्ज जरूर करवाई है। मैं लेकिन अभी उसके ऊपर भी चले सर, मैं अपना फाफन की एक रिपोर्ट है उसके बारे में, उसका थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि फैफन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कौमी असम्बली के सिर्फ 50 हलकों पर इतराजात दर्ज किए गए, जिनमें से 31 पीटीआई ने जबकि 19 दीगर जमातों ने किए गए हैं। पहला सवाल अब यहाँ पे मेरा ये पैदा होता है, राना अली ज़ोएब साहब, मेरा बेसिकली क्वेश्चन आपसे है कि अगर वो 180 सीटों की बात करते हैं तो उनके फॉर्म 47 जितने जैसे जो शवाहिद हैं वो सिर्फ 31 के ऊपर ही क्यों कानूनी चारागोई कर रहे हैं, पहली बात सर। दूसरी बात अगर मैं करता हूं तो वो ये कहते हैं कि फॉर्म 47 को उन्होंने सोशल मीडिया पे लेके आए और उसको बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि ये हमारा फॉर्म 47 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मुल्तान में एक स्पेसिफिक हल्के की बात करता हूं और एक खातून की बात करता हूं, उसका नाम नहीं लेता, उसके जानब से जमा कराए गए फॉर्म 45 तक तमाम के तमाम जाली निकले हैं। दूसरी बात, अगर हम यहां पर और नीचे करते हैं, फैफन की ही रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कहते हैं कि 180 हलकों में मुनज़्ज़म धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद अगर मौजूद हैं तो उन्होंने आज तक 180 का अदद पूरा क्यों नहीं किया? जी सर। पुरानी साहब देखें, ये तो जैसे जो धांधली की बात हुई, जो फॉर्म 47 फॉर्म 45 की बात हुई, जी जी, ये एक हमारी ना बेसिकली रवायत है जो आपने बात की है। कोई भी अपोजिशन में जो भी होगा वो यही कहेगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई, क्योंकि उनके पास अगले 5 साल फिर पीटने के लिए कोई ढोल नहीं है ना, कोई चीज नहीं है। वो कैसे अपने वर्कर्स को जिन्होंने उनको वोट दिया है, जो चंद सीटें वो जीते हैं, तो उनको उन्होंने सेटिस्फाइड भी तो करना है, कैसे करेंगे? तो ये चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, या कोई भी पार्टी जो इलेक्शन हारेगी वो यही कहेगी। ठीक है, कोई इतना बड़े दिल का मालिक नहीं है, कोई भी पार्टी खड़ी होकर मुझे बता दें, कोई एक इलेक्शन की एक एग्जांपल दे दें कि किसी पार्टी ने ये कहा हो जी हम हार गए हैं जी, हम बांगे दौल आपको कह रहे हैं, हम हारे हैं जी, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्शन डे से अगले दिन ही ये चीज शुरू हो जाती है कि जी हमारे साथ फलां धांधली होगी, हमारा आरोप पकड़ा गया, हमारे थैले गायब हो गए, हमारे फॉर्म 45 को हमसे छीन के ले गया, हमारे कागजात नामजदगी छीन के ले गया। देखिए यहां पे जो बात हो रही है फॉर्म 47, आपने कोर्ट में ये साबित नहीं करना कि ये हमारे पास इतने फॉर्म 47 है, आपने ये साबित करना है कि हमारे पास फॉर्म 45 ये हैं। देखिए अगर फॉर्म 47 के मुताबिक 200 हल्का है तो आपको कोर्ट में उस फॉर्म 47 को गलत साबित करने के लिए 200 फॉर्म 45 प्रेजेंट करने पड़ेंगे, फिर जाके आप कोर्ट, आपकी अदालत, जो अदालत है वो आपकी बात मानेगी। लेकिन आप जो है वो फॉर्म 45 प्रोड्यूस करें, वो चाहे 10 केसों में ले जाएं, 30 में ले जाएं, 180 के 180 ले जाएं, ये जो कहते हैं हमारे पास सबूत है, वो सबूत अदालतों में ले जाएं, जाके उनको कहें कि जी ये हमारे पास ये सारे के सारे प्रूफ है। हाँ, 1-2 हल्के मौजूद ऐसे हैं, बिल्कुल हैं। मैं आपको बताता हूं, शादरा से इंजीनियर यासर गिलानी का हल्का है, वो उन्होंने पूरे अपने फॉर्म 45 कंप्लीट करके उन्होंने मीडिया को भी दिए, उन्होंने कोर्ट में भी दिए, लेकिन उनके अभी तक उस केस पे फैसला नहीं आया। तो एक हो गया ना, मैं आपको एक जेन्युइन केस की बात बता रहा हूं ना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल जीरो उस पे बैठे हुए हैं फॉर्म 47 की। आप ये पीपल्स पार्टी वाले राव साहब मेरे साथ बैठे हैं, गवर्नर पंजाब ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो फॉर्म 47 पे बैठा हुआ है। तो बहुत कुछ बोल दिया, ये बहुत कुछ बोल दिया। मैं वही बात आपको कह रहा हूं, में वो भी शेर अफजल मरवत है ना सर इनकी, तो ये चीजें जो है ना, इनको ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल लेट द कोर्ट डिसाइड, ठीक हो क्या चीज ठीक है क्या गलत। जुबैर साहब हमारे सामने, जुबैर साहब ये अभी जो बात हुई है, अभी जिस तरह अभी इन्होंने बात कही है, और आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, उससे पहले जो था एक ज़माने में शायद आपको याद होगा कि जो थी वो 90% जो असम्बली जो थी वो नाजायज़ असम्बली थी एक ज़माने में, जब 126 दिन का हमने धरना भी देखा। लेकिन अभी जिस राणा साहब ने बात की, तो मैंने एक जो पुराने आर्काइव्स में देख रहा था, तो उसमें मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की एक गुफ्तगू, छोटा सा क्लिप जो था वो मौजूद था असम्बली के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगरचे के आपके वोट हमसे ज्यादा, हमारे वोट आपसे ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि आपकी सीटें ज्यादा हैं लिहाजा मैं आपको अपना वजीर आजम जो है वो तस्वर करता हूं और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये बात की थी नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी चेयर से उठ के बाकायदा उनके पास गई थी और उन्होंने उनको मुबारकबाद वसूल की थी। अब सर ये क्या इशू आ रहा है? वो पुरानी मोहब्बतें जो रवादारी थी वो किधर गई और अब ये सारी चीजें किधर आ गई? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए, और आपको वेलकम कहते हैं कोहिनूर न्यूज़ पे। सर एक इंटेलेक्चुअल का इजाफा हुआ है हमारे पास। सबसे अहम नुकता ये है कि
आप देखते रहते हैं सियासत में मामलात चलते रहते हैं, बड़े बड़े जो मुल्क हैं उनमें छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ख़ास तौर पे जो सियासी मामलात हैं, ख़ास तौर पे वो ये हैं कि जो हमारी सियासी जमातें, जो अभी नौमौलूद सियासी जमातें मैं उन्हें कहूँगा, या वो सियासी जमातें जिनको मैं पैराशूटर्स भी कहा करता हूँ, उन जमातों को औकात से ज़्यादा मिल गया। यस सर, अगर पैराशूटर्स की बजाय अगर आप उनको किंग पार्टीज कह लें वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा सर? मैं साबित कर देता हूँ ना जी कि 2018 में जब आरटीएस को बिठाया गया था और 72 घंटे के बाद जब इसको लाया गया था, एक ऐसे घोड़े पे इन्वेस्टमेंट कर दी गई थी जो बाद में लंगड़ा घोड़ा साबित हो गया और वो किसी काम का नहीं रहा, जिसने सिर्फ पाकिस्तान में जलाओ घेराव की बात की, जिसने नौजवान नस्ल को बिगाड़ने की बात की, जिसने बच्चों को माँ बाप के सामने लाके खड़ा कर दिया, जिसने ऐसे धरनों की पैदावार कर दी कि जो हमारे माशरे में ना तो हम बर्दाश्त करते हैं ना हमारा मजहब बर्दाश्त करता है। नौजवान बच्चे और बच्चियों को वर्गला के इसने उनको अजीबो गरीब एक नई कौम बना दिया। पाकिस्तान सियासी तौर पे तो ठीक नामुस्तहकम हुआ, मुआशी तौर पे बहुत बुरा हाल हुआ। सही, हम श्रीलंका को डिफॉल्ट करते करते खुद डिफॉल्ट हो रहे थे और बस आवाज थी कि आज पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ, आज पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ। ये किस मुंह से बात करते हैं कि हम 47 की पैदावार हैं, 45 की पैदावार हैं? वो भाई आप किस चीज की पैदावार हो? आपने जितनी बातें की, आज मैं बड़े एहतराम के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब बुजुर्ग हैं और हमारी जमात में हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि बुजुर्गों का एहतराम किया जाए और हमने मौलाना फजल रहमान साहब का एहतराम किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक लीडर है, एक सियासतदान है, हम बिल्कुल उनको पूरा उनको प्रोटोकॉल देते हैं एज अ सियासतदान। वैसी कोई लीडर कम ही पैदा होती है पाकिस्तान में। अगर हमारे सियासी मुखालफिन होते हैं तो बड़े अदब और एहतराम में हमारे मामला चले होंगे, सियासत हम करते रहे, लेकिन जो सियासी रंग हमने इन धरनों में देखा और जो सियासी नामौलूदगी, जो सियासी उनकी जो पालीदगी का सिफर एलिमेंट था उनकी लाइफ में, खान साहब की OAIG, यानी कि आप देखें कि अदालत आलिया की मौज़ी जज का नाम लेके बदतमीजी की इंतहा देखें। अच्छा, आज मेरे भाई ने अभी कहा, अब्बासी साहब ने, कि जनाब 146 और 141 हमने पेटिशन कर दी और ये कर दिया, वो जो सारा सा गलत है। तो भाई कोर्ट में चले गए ना, तो फैफन की रिपोर्ट मैंने बता दी ना सर। आपने बिल्कुल ठीक बताई है। आप अदालत में चले गए तो चीको पुकार कैसी है? ये जो आप दस्तो गिरेबा खुद हो रहे हो, आप गालम गलोच पहले तो अवाम के साथ किया करते थे, दूसरी सियासी जमातों को गालियां दिया करते थे, आज गिरेबान खुद पकड़े हुए। सही, राणा जुबैर साहब, अंसारी साहब, ये जो अभी आपका पॉइंट है, इस पे हम लाजमी तौर पे इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये ऐसे कौन से इश्यूज हो रहे हैं। अब्बासी साहब, अभी जो फैफन की रिपोर्ट जो मैंने अभी आपसे जो शेयर कर रहा था उसके कुछ पॉइंट्स, उसके अंदर ये पॉइंट लाजमी उसमें भी लिखा गया था कि जो इस बेज़ाब्तगियां जो हुई हैं इलेक्शन के अंदर, 2024 के इलेक्शन के अंदर, 23-24 के इलेक्शन के अंदर, उसके लिए ये पहले तय पा गया था कि पहला जो कमीशन बनेगा वो KPK में बनेगा। लेकिन सर वो अभी तक आपकी गवर्नमेंट ने फॉर्म क्यों नहीं किया सर? पहले तो मैं सब किस्म की मजम्मत करता हूँ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की है मेरे भाई ने। हम सियासी लोग हैं, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे, हमें जो भी मीडिया पे बात करेंगे सोच समझ कर एक दूसरे के लीडरशिप की रिस्पेक्ट। अब्बासी साहब माजरत, आप शायद सर आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही सर, आपकी मैं ऑडियो आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं इस अल्फाज की मजम्मत करता हूँ जो उन्होंने अदा किए। ठीक है। मैं असम्बली में हूँ या असम्बली के बाहर या मीडिया पर, मेरा एक अपना मिजाज है और अपना बात एक तरीक़ाकार है, जैसे कोई किसी भी पढ़े लिखे शख्स को या किसी भी अवामी नुमाइंदे को बात करनी चाहिए। किसी की जात पे इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना ये आपकी सियासी बलकुवत तो नहीं, ये आपकी सियासी वो नीचपन को जाहिर करते हैं। हमें एक दूसरे का जो रिस्पेक्ट है लीडरशिप की वो करनी चाहिए। दूसरा, जहां तक ताल्लुक है वो इन्होंने RTS की बात की, उस वक्त भी पाकिस्तान में असम्बली में था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 33 से 40 सीटें जो हम जीत रहे थे RTS बैठने से पहले, वो हम हार गए। उसकी वजह ये थी कि एक कमजोर हुकूमत देना मकसद था जो उस टाइम करता धरता थे। उस टाइम भी ज्यादती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बाकी जहां तक इस इलेक्शन का ताल्लुक है, सब देखें, एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जिस तरह खिलवाड़ अदालतों के साथ किया गया,
जिस तरह का खिलवाड़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ किया गया, रिटायर्ड जजेस लाए गए, फिर अपनी पार्टी के लोगों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, ये किसी मौजूद माशरे में इस तरह होता नहीं है। साहब को तो नहीं सर जज बनाया ना? एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने, काइंडली मेरी बात कंप्लीट। किसी मौजूद माशरे में एग्जीक्यूटिव को, हुकूमत को ये इख्तियार दुनिया में कहीं नहीं है कि वो अपनी मर्जी की बेंच बनाए। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त वो वाहिद मुल्क है जिसमें एग्जीक्यूटिव या हुकूमत जिसके खिलाफ दरख्वास्तें होती हैं, जिसके जुल्म के खिलाफ लोग अदलिया से रुजू करते हैं, वही आपके बेंच बना रही है। सर, आपने ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ का निजाम और कहाँ का अदालत और कहाँ की जमहूरियत। जिस तरह कौमी असम्बली में इन्होंने जो पिछला पीडीएम की हुकूमत थी उसमें जिस तरह इन्होंने 12-12 बंदे बिठा के कानून साजी की, और अब जो एक कानून मुझे बता दें जो आवाम की वेलफेयर के लिए बनाया गया हो, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। आपका पॉइंट आ गया। लेकिन सर आपने जो बात एक की दफा असेंबली में साल हो गए बहस हुई हो अवामी मुफादे आमा के किसी मसले पर। सर यही पॉइंट सर मैं अपना राना अली ज़ोहैब साहब की तरफ लेके जा रहा हूँ। राना साहब, इन्होंने बड़ा एक पॉइंट किया है कि हुकूमत जो है वो कभी भी बेंच फॉर्म नहीं करती, और या हुकूमत की एमा के ऊपर या हुकूमत की पसंद के ऊपर जजेस को बेंचेस के अंदर नहीं लगाया जाता। तो सर मेरा ख्याल था कि आप शायद इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर सकेंगे कि पिछले अगर मैं 5 साल को, 8 साल को, 10 साल को, 13 साल को, 15 साल को देखता हूं, तो सर काइंडली जरा इस पे जरा मुझे थोड़ा सा बताइएगा सर। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखें ये तो एक वही हो गया जी, हम हुकूमत में थे तो हम तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, हमने तो कुछ किया नहीं है। आप ये देखें कि हाई कोर्ट्स बार के इलेक्शंस ले लें, आप सुप्रीम कोर्ट बार के ले लें, ये हामिद खान ग्रुप जो है, ये जितने भी लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये सारे पीटीआई के लोग हैं। शुएब शाहीन साहब, ये शुएब शाहीन हो गया। तो ये कैसे ये कह सकते हैं लिस्ट तो सर बहुत लंबी है ना, वो हम जिक्र करने बैठेंगे तो फिर हम सारा शो उसी में निकल जाएगा। तो ये कौन लोग हैं? ये सारे पीटीआई के लोग हैं। रही बात आपकी जी अपनी पसंदीदा लोगों को उसमें ट्रिब्यूनल में शामिल करना, तो ये आपने कहा जमहूरियत में इन्होंने कितने जुल्म किए हैं। आप ये बताएं, मरियम नवाज साहबा का दरवाजा किस हुकूमत में टूटा था? उनको जिस रात वो वहां पे कराची पार्टी के हुकूमत की ये बैठे हुए ना सर। नहीं सर, मैं फेडरल की बात कर रहा हूं ना। पीटीआई वाले इमरान खान उस टाइम पे वजीर आजम थे ना, तो वहां पे उनको जहां पे उनका स्टे था, उनका कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, उनका लॉक तोड़ा गया और उनको लॉक तोड़ के बाहर निकाला। तो क्या ये सारे मामला थे? ये आपको नहीं पता नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ, हमजा शहबाज के साथ क्या हुआ? ये कैसे लोग थे जो ये इन्हीं के दौर के सारे मामला थे जो वहां पे किए जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जमहूरियत में वो रह के तो सारा कुछ कर अंसारी साहब देखिए, अभी इन्होंने बात की है, अच्छी बात की है, लेकिन सर मुझे एक हमारे जस्टिस होते थे, डोगर साहब होते थे, फिर उसके बाद बंदियाल साहब आए, फिर हमारा वो अजमत साहब भी रहे, साकिब निसार साहब भी रहे, और अभी रिसेंट जो था हमें जो चीजें देखी हैं, काजी फायद ईसा साहब की बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि काजी फायद ईसा इनके खिलाफ थे ना, पीटीआई के खिलाफ थे, तो मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अभी जो याहिया साहब आए हैं वो भी इनके खिलाफ है बकौल इनके। तो अभी दूसरी बात इन्होंने ये कही कि अदालतों में जो है वो रिटायर्ड जजेस को लेके आ गए हैं और ये कर दिया वो कर दिया। तो अंसारी साहब, आप इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं सर? उतना जुल्म करें ना जितना बर्दाश्त कर सकें कल को। सर क्या ख्याल है कि ये इन्होंने सारी जिंदगी जेलों में रहनी है? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वो अदालतें मांगते हैं कि जिनकी सासें व्हाट्सएप पे मैसेज किया करती थी। ये वो अदालतें मांगते हैं कि जिनकी बेटियां इनके जलसों में बैठ के तकरीरें नारे मराया कर चेहरे पे खान साहब के स्टिकर लगाया करती हैं। वो जालिम, ये तो देखें ना, मार्शल भी नहीं लगाते ना। मैं तो कोई बात ऐसी नहीं कर रहा हूँ जो कि ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। आप मेरे भाई ने 2-3 बातें बड़ी की हैं कि किरदार की बात ना करें। हमारे एक बड़ा अजीब सा फलसफा है कि जी आप सियासत कर रहे हैं बट उस बंदे के किरदार की बात ना करें। वो यार किरदार की बात नहीं होगी सियासत में, हम उसको अमीरुल मोमिनीन मान लें, उसको हम वो बनाया गया था, इसको वो इसने साकिब निसार ने जो डिग्री दी थी इसको सादिक और अमीन की, तो क्या सादिक और अमीन की डिग्री अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स को दी गई, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये साबित होता है? क्या सीता वाइट से लेके आज तक हम अंधे बहरे किरदार की बात अगर करेंगे ना, इन्होंने नुक्ता उठाया किरदार का। तो सादिक खान हमारा कश्मीर वाला बंदा था और ये गोल्ड स्मिथ को इसने वोट दिया था। तीसरी बड़ी अहम बात है कि हमारे मुआशरे में नहीं, हमारे मजहब में अल्लाह तबारक ताला ने 3 लोगों को बाप करार दिया। एक वो बाप जिसने मुझे जन्म दिया, एक वो बाप जिसने मुझे तालीम दी, और एक वो बाप जिसने मुझे बेटी दी। तो इनका बाप तो यहूदी है। गोल्ड स्मिथ ने जो अपनी बेटी दे दी
तो मैं शहरी तौर पे बात कर रहा हूं, मैं थोड़ी कड़वी बात करता सर हूं, पहले चुनती दो है। बाप किधर गए सर? सर पहले तो देखना, एक बाप मुझे तालीम दी, हाँ। एक बाप वो जिसने आपको पैदा किया। सर आपका सारा एम्फेसिस तो तीसरे के ऊपर सर है ना? सर मैं देखिए पहले एक पूछूं, और पहले बात, दो किधर नहीं गए? इन्होंने मुझे छेड़ा है, इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया बासी साहब, मैं जानता हूं, मैं सियासत को, मैं 3 दहाइयों से सियासत करने वाला बंदा हूं, मैं सब समझता हूं। आप बात किरदार की नहीं कर रहे हैं। आप मोहतरमा पिंकी पिन्नी आपकी सब कुछ, जिन्होंने बुजदार को लाके बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान में नहीं पंजाब में देखो क्या हो रहा है, काम कहते किसे हैं, दिन रात काम कैसे हो रहे हैं। एक खातून जिनके 5 बच्चे जवान हैं, वो हमारी जनाब आपने लाके वो खातून अव्वल हमें बना दिया, हमने मान लिया जनाब खातून अव्वल है, खातून कुछ कह नहीं पाते, बट यार किरदार चेक तो करो, आप हो कौन, कहां गया आपका वो लेवल, कहां है आप लोगों का, कोई डिग्निटी नहीं है। ठीक, सर आपका पॉइंट आ गया, सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही होगा, आपका पॉइंट आ गया जी। खालिद साहब, देखिए जी, मैं बासित साहब की बात को भी और मेरे जो जुहैब अंसारी साहब, जुबैर अंसारी साहब ने जो बात की, मैं इन दोनों बातों की मजम्मत करता हूँ, क्योंकि किसी भी लीडर के खिलाफ जब बात की जाए ना, तो कम अज़ कम हमें अपनी ज़ुबान के ऊपर और अपने जो है ना अल्फाज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये सिखाया किसने? मेरी अपनी ज़ाती राय है। देखिए मैं अपनी ज़ाती राय, आपकी बात में मैं बिल्कुल नहीं दखल दिया कभी भी, ना मैं दूंगा। दूसरी बात यह है कि पीटीआई ने 2018 में जो इलेक्शन जीता, और अभी अब्बासी साहब ने जैसा कहा कि जनाब ये उस वक्त हमें कमज़ोर हुकूमत दी गई थी, तो किसने कहा था कि आप उस कमज़ोर हुकूमत को एक्सेप्ट करें? हाँ ना करते सर, छोड़ देते। इसी तरह सर, अगर बुरा ना बनाए, मैं एक लुपा देता हूँ सर। 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब उनको गवर्नमेंट मिली थी, तो मेरे जैसे तालिब इल्म है, वो आज जो उस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, तो मैं उस वक्त के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो पीपल्स पार्टी के पुराने हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपने गलती की, आप उस वक्त आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं ना दी, हमें तो उस वक्त हुकूमत में आने का शौक था। हाँ। हम आ गए, जब हमने वो अपने गले में एक ढोल डाल लिया, तो उस बजाना तो था, आपने क्यों बजाया? आप छोड़ देते। तीसरी बात यह है कि पीटीआई को इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदार पीटीआई खुद है, कोई हुकूमत, कोई बंदा उसके यानी कि ये जिम्मेदार नहीं है। जब इनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ, तो अदम एतमाद तो होता रहता है, हक है, पार्लियामेंट के अंदर लोग एक दूसरे पे अदम एतमाद करेंगे। जब हो गया तो इन्हें चाहिए था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के जो है ना ये पोजीशन को संभालते और वहां पे बैठ के अवाम के लिए अपना किरदार अदा करते। ठीक हो गया लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहां से इस्तीफा दिया। नहीं, इस्तीफा नहीं दिया सर, इस्तीफा कहाँ दिया? यानी कि बाहर छोड़ के बाहर आ गए ना जी। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर केपीके की हुकूमत तोड़ दी, फिर पंजाब की हुकूमत तोड़ दी। पंजाब में हालांकि सियासी जो लोग थे उन्होंने इनकी मिन्नतें की कि ना तोड़े, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, और उसके बाद अब जो कुछ ये भुगत रहे, ये अपने उन किए के भी भुगत रहे। अगर उस वक्त ये हुकूमतें ना तोड़ी होती तो ये आज इस हालत में ना होते। ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मैडम अंबर हमारे साथ मौजूद है। अब क्योंकि मेरे पास अब मेरा ख्याल है कि मैडम अंबर काफी जो है ना, उनको हमने प्रोग्राम में जो है अपना उनका अभी हिस्सा उनका भी थोड़ा कम डला है। मैडम मुझे अब ये बताएं काइंडली कि क्या JUIF जो है वो इस इलेक्शन के ऊपर जो बेज़ाब्तियां हैं 947, 45, 46 और 42, 41 जितने भी हमारे फॉर्म्स जो थे उनके ऊपर जो इश्यूज है, क्या जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है अपना वही इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए असम्बली के अंदर जो उन्होंने तकरीर की है उसी की बुनियाद के ऊपर क्या वो इस बात पे KPK गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर पॉइंट के ऊपर लेके आ सकते हैं या ले आएंगे कि वो एक कमीशन बनाया जाए इन तमाम गलतियों को सुधारने के लिए? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब तो शुरू दिन से लगे हुए हैं कि ये जो इलेक्शन जो रंग का मैंडेट जो चोरी हुआ है, लगे होने को तो साल हो गया है, साल से ज्यादा हो गया। इसको छोड़ दें, 8 फरवरी को 1 साल पूरा हो गया है। मैं ये बात कर रहा हूं जिस माशरे में हम रहते हैं ना, जिस माशरे में हम रहते हैं, तो आपको उस माशरे का बखूबी अंदाजा है कि वहाँ पे क्या कुछ होता है। जो रातों रात जो है इलेक्शन जो है फैसले तब्दील हो जाते हैं, तो उसमें आप जो है ना ये कमीशन बनने का मकसद यही होगा कि जो रातों रात जो आपके रिजल्ट बदल जाते हैं उनके ऊपर कदगन लगाई जाए। अगर कोई शख्स ने अगर कोई गलती की है या कोई शख्स इस जुर्म के अंदर मुर्तकिब है उसका, तो उसको पकड़ा जाए, गिल्टी को सामने लेके आए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो इलेक्शन, क्या वो कमीशन जो है वो बन पाएगा क्या, या वो सिर्फ मौलाना का एक सियासी बयान ही होगा? देखिए, मौलाना साहब जो भी बात कहते हैं तो उनका सियासी बयान नहीं होता, वो अमली भी करके दिखाते हैं, ये हम सबको पता है। इसका और मतलब दूसरी है कि बात हम ये है कि जो कमीशन बनाने की
जी जी, जो कमीशन बनाने की आपने बात की है ना, तो मौलाना साहब जो है इस चीज के लगे हुए हैं कि कमीशन बन जाए, लेकिन आपको भी पता है कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए जो चंद ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि कमीशन बने, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी फिर हो बिल्कुल ठीक, जाएगा। आपका पॉइंट आ गया, तो आप जो बिल्कुल सही सपोर्ट कर रहे हैं, मैडम अंबर, आपका पॉइंट आ गया, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। आरफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, पीटीआई के, जिनकी गवर्नमेंट जो है इस वक्त केपीके में है। जी अब्बासी साहब, आप बिस्मिल्लाह करेंगे सर, पहले कमीशन वहां बना लें सर। जी अब्बासी साहब, आई थिंक वो शायद उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। जी सर, आप सिंध में बना रहे हैं सर कोई कमीशन? देखिए जी, जब वहाँ से दरख्वास्त आएगी, अभी तक तो उन्होंने यहाँ पे जो है उसमें फेडरल में उन्होंने दरख्वास्त की है ना, या केपी में दरख्वास्त की है। जब उधर बात करेंगे तो वहाँ पे तो ऐसे वैसे, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ, वहाँ पे धांधली का कोई इतना इल्जाम भी नहीं है। अच्छा। और हारने वाला तो लगाता ही लगाता है, इसके ऊपर तो मैं दूसरी बात नहीं करता। हाँ। इसलिए असल चीज है सबूतों की, सबूत देने चाहिए वहाँ पे इनके। जब तक इनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो जुबानी करामी लेकिन हवा में तो हम बातें जो मर्जी सर आप करते रहें। हुज्जत पूरी कर देना सर, आप एक कमीशन बना दें। तो सर, इसी तरह सर अंसारी साहब बैठे हैं। जी अंसारी साहब, सर आप पंजाब में बना रहे हैं सर कोई कमीशन इस जी किस्म का? बिल्कुल, हम तैयार हैं कमीशन बनाने को। हम तो जो भी बात करेंगे, पहली बात तो हम ये करेंगे, हम टेबल टॉक के लिए मुकम्मल तैयार बैठे हैं, और माशी इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बात करें, कुर्सी के लिए बात ना करें। इलेक्शन ये हार चुके हैं, और इलेक्शन हारने के बाद अब अगर ये चाहते हैं, मुल्क से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो हमसे मईशत पे बात करें। हम इनसे मिलके, हमारी क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, हम आपस में मशवरा करेंगे कि किस हद तक, क्योंकि मेरा तो ख्याल है अब ये टूट फूट का शिकार है। कोई तहरीक इंसाफ का जो आहिस्ता आहिस्ता जो हाल होता है, आप देख लें कि दस्तों गिरेबां हैं सब लोग आपस में। और गिलगित बल्तिस्तान में जो गंडापुर साहब वहाँ बैठे हैं केपीके में, तो गिलगित बल्तिस्तान में एक खातून थी आमना अंसारी, वो इलेक्शन जीत चुकी थी। जी बिल्कुल सर, इलेक्शन जीत गई थी, और सुबह को उनको 311 वोटों से हरा दिया गया था, क्योंकि इमरान खान ने आमना अंसारी से वादा किया था कि आपको हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके अंदर भी जो चोर डाकू लुटेरे बैठे हैं, मुझे आप थोड़ा सा मवाजना करें कि अली अमीन गंडापुर एक सियासतदान है, आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, क्यों बनाया? आपने हमेशा उस इंसान को ओहदा क्यों दिया जो बदतमीज है? आपने हमेशा उस लोगों को, हमने आज मैंने बातें की हैं, मैं अपनी शख्सियत से बिल्कुल हट के बात नहीं सर, ये जो वो जो उसकी वजह ये है इशू सर, जो टॉपिक जो बेसिकली मेरा क्वेश्चन था वो उससे ये सर, इसको हम छोड़ दें क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद नहीं है ना सर, अच्छा नहीं लगता ना वो वासी साहब हमारे साथ। जी वो सुन रहे हैं ना, वो भाग गए नहीं सर, वो उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, वो प्रोग्राम से निकल गए, अक्सर ड्रॉप हो अच्छा जाएगा। अच्छा नहीं लगता सर, समझा करें ना, बस अच्छा नहीं लगता ना सर। जी, जी, जी। तो ये अच्छा राणा साहब, क्योंकि अब बिल्कुल क्लोजिंग है, मुझे बार बार वक्त की कमी का कहा जा रहा है, ये सारे की सारी चीजें जो आपने देखी हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी किस्म के, जैसे अंसारी साहब की इंसार और अपना खालिद साहब ने बात की है कि वो डायलॉग के ऊपर नहीं आएंगे, किसी किस्म के सबूत वो नहीं लेके आएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इससे पहले तक अगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करता हूँ या तहरीक इंसाफ का जो ओवरसीज विंग है, मैं उसकी बात करता हूँ, तो उन्होंने इंग्लैंड में या किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या एक्स आर्मी मैन अगर वहां पे गया या आर्मी मैन वहां पे गया, तो इन्होंने उसको आर्मी मैन को तो छोड़े, किसी जज को या बाकियों को इन्होंने जीने नहीं दिया। लेकिन रिसेंट अगर मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पे हैं, तो वो शायान किधर है? उसने अभी तक जो है वो क्यों वो जलसे जुलूस क्यों नहीं किए उनके खिलाफ? उसने अभी तक टमाटर रंडे क्यों नहीं मारे सर? जी राणा साहब। देखिए बात फिर वही है दुरानी साहब, मैं अगर हकायक बयान करूंगा तो फिर जुबैर साहब की तरह आप फिर कहेंगे कि आप उधर बिलो द बेल्ट चले गए हैं। देखिए बात यह है कि ये वही बदतमीजी और वही सारा एक फीड जो है वो पिछले दौरे हुकूमत से उनको दी गई है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, आपने पूछा वो कहां है। देखिए मेरी गुजारिश सर, सिविलियन के खिलाफ तो उठ के आ जाते हैं, एक आर्मी मैन के खिलाफ क्यों नहीं है सर? मैं ये बात करूं, हालांकि सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ वो जनरल आसिम मुनीर से उन लोगों को है। देखें गुजारिश ये है कि किसी भी सियासी, उनको ये पता ना कि सियासी बंदा क्या करेगा, वो हम एक चीज जो है ना उसको डिस्कस करना, या आप ये समझे जो अभी तक की खबरें हैं जो पीटीआई का मीडिया विंग है उन्होंने फेक खबरें ये फैलानी शुरू कर दी हैं कि कहीं ना कहीं पे झंडे शंडे लगा के कि हमने जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का उसके बाहर एहतजाज किया है यूके में जनरल आसिम मुनीर साहब के इस विजिट को लेकर। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ जो हमारी इंटीरियर जो वजारत दाखिला है उनका एक्शन जो पिछले इन सारे मामला को देख के लिया गया है, जिनमें आईडी कार्ड और पासपोर्ट को ब्लॉक किया जा रहा है, तो
तो शायद ये भी एक मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत की जानब से एक हिकमत अमली अपनाई गई है, इसको सामने रखते हुए उनको समझ आ गई हो कि नहीं यार ये चीजें जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट, हमारी मुल्क के इमेज के खिलाफ जा रही हैं या हमें कोई ज़ाती तौर पे नुकसान इसका हो सकता है, तो शायद उन्होंने ये इस चीज को सामने रखते हुए ना किया। सही है जी। अंसारी साहब, सर क्विक रिस्पॉन्स। क्विक मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल आसिम मुनीर की आपने बात की, जी जी DGIS थे, आपको पता है कि DGIS ही थे, और ये एक फाइल लेके गए थे इमरान खान के पास जिसमें पिंकी पीरनी, फरा गोगी और बुजदार के खिलाफ एक जी चार्जशीट सर, वो चार्जशीट थी सर जिसकी वजह से ही उनको हटाया गया जी था। बिल्कुल। तो आज वो उन्हीं के पैरों में बैठे हुए खत लिखे जा रहे हैं। अब मैं बताओ कि कौन सी सियासी जमात है, ये कौन लोग हैं यार ये? सही सही। लो जी नाजरीन, आपने तो मेरे पार्टिसिपेंट्स उनकी सारी तमाम को तमाम गुफ्तगू सुनी। मैडम अंबर की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने ये कहा कि जो मौलाना जो भी बात करते हैं वो सिर्फ कौम के लिए, लेकिन अगर मुल्क को कौम का उसका सत्यानाश हो रहा है बैरून मुल्क, अगर पाकिस्तान की अगर जंग हसाई हो रही है तो उनको इसके कोई इशू नहीं है। जो हमारे अब्बासी साहब उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारी जमात ने तो कभी भी अंडर द बेल्ट किसी को हिट ही नहीं किया, और ना ही हमने रियासत को और हुकूमत के, हम हुकूमत के खिलाफ तो बात करते हैं लेकिन रियासत के खिलाफ बात नहीं करते। इसी तरह अगर मैं खालिद साहब की बात करूँ, खालिद साहब की जो गुफ्तगू थी वो भी आपके बिल्कुल सामने थी, अली ज़ुबैर साहब का तज्जिया आपके बिल्कुल सामने था, ज़ुबैर अंसारी साहब की गुफ्तगू, और आखिरी जो पॉइंट ज़ुबैर अंसारी साहब का था उसको ज़रा काइंडली ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यार करने वालों का, मोहब्बत करने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।